हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 4 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद नोट्स है। ओके, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, अर्थव्यवस्था, कृषि, सरकार के फैसले, उन सब से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। WHO ने कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया है। तो पिछली बार ये ट्रायल किस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च की वजह से रोक दिया गया था, जिसके आंकड़े गलत पाए गए? एक नई बात सामने आ रही है कि किस तरह से WHO और जो रिसर्च जर्नल है और जो दवा कंपनी है उसकी मिली भगत थी। इसका आंसर होगा सी, यानी लांसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। ओके, देखिए हुआ यह था कि पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दवा के ट्रायल पर रोक लगा दी थी और इसका आधार बनाया था एक रिसर्च जर्नल है बहुत मशहूर, लांसेट, और एक और है जर्नल जिनके बारे में मैं क्वेश्चन में आंसर में बताया। तो उसमें 22 मई को एक रिपोर्ट छपी जिसमें यह दावा किया गया था कि इस दवा से मृत्यु दर बढ़ता है। मतलब अगर ये दवा कोरोना पेशेंट लेता है तो उसके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके बाद फ्रांस, इटली, बेल्जियम सहित बहुत सारे दुनिया के देशों ने, वहाँ की सरकारों ने कोविड-19 मरीजों के लिए जो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल हो रहा था उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद तमाम जो दुनिया भर के डॉक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जो मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा द गार्जियन न्यूज़पेपर है, उसने इसको चेक किया। ओके, तब आंकड़े गलत पाए गए। ओके, ब्रिटेन का मशहूर न्यूज़पेपर है द गार्जियन, तो उसने इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की, तब गड़बड़ी का पता चला है। और रिसर्च में जो मरीजों के आंकड़े दिए गए थे जो प्रकाशित हुए थे लांसेट जर्नल में, तो वो आंकड़े सही नहीं पाए गए। जिन मरीजों के बारे में बताया गया था कि उन पर यह दवा का प्रयोग किया गया है, वो बहुत सारे मरीज असल में थे ही नहीं, फर्जी डेटा था। और दुनिया के 150 डॉक्टरों ने, जो मशहूर हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने WHO को लेटर लिखकर भी इस पर आपत्ति जताई थी। तो ये हाल है दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल का। हालांकि लांसेट के एडिटोरियल टीम ने अब कहा है कि रिसर्च की स्वतंत्र समीक्षा की जाएगी कि ये कैसे, जो भी हुआ, जो भी संदेह उठे, गड़बड़ी हुई, वो कैसे हुआ। तो एक जो है साजिश की बू, या फिर कहेंगे पूरी की पूरी साजिश ही देखने को मिल रही है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। वजह यह है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ज़्यादातर उत्पादन इंडिया में होता है। ओके, और इंडिया की फार्मा कंपनियां इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसको उत्पादन करती है। और पिछले दिनों जब ये बात सामने आई थी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का असर कोविड-19 पर होता है, तो इंडिया की जो कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू किया था। और जब WHO ने रोक लगा दी इसके ट्रायल की, उसके बाद ये सारी दवाएं डंप हो गई थी। लेकिन अब फिर से जब WHO ने एक तरह से दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, WHO के चीफ ने यह कह दिया कि हम इसका ट्रायल करेंगे, तो एक अलग बात देखने को मिल रही है। ओके, और इससे यह भी संदेह हो रहा है, जो आरोप लगता है कि चाइना के दबाव में WHO ने बहुत सारे काम किए। तो ये जो दवा की जो बात आई है, उससे उसकी भी साजिश की सही होने की बू आती है कि बहुत सारे मामले WHO ने दबा दिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। ओके, और इस मामले में WHO और दवा कंपनियों के गठजोड़ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल एक बात यह भी है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है दवा, वो बहुत सस्ती है और इसमें एंटीवायरल क्षमताएं हैं। जबकि एक और दवा है एंटीवायरल दवा, उसका नाम है रेमडेसिविर। ओके, रेमडेसिविर, तो बहुत महंगी है और ऐसा माना जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक, कि बड़ी फार्मा लॉबी जो है वो कोरोना पेंडेमिक में ये जो महंगी दवा है रेमडेसिविर, उसको बिकवाना चाहती है। और ये तो दवा तभी बिकेगी जब सस्ती हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को फेल बताया जाएगा। ओके, हालांकि जब WHO ने एक तरह से रोक लगा दी थी इसके ट्रायल पर, इस दवा के ट्रायल पर, कोविड-19 के मरीजों पर, फिर भी इंडिया का जो ICMR है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने कहा था, दावा किया था कि ये कोरोना पेशेंट या फिर कोरोना से बचाव के लिए ये दवा बहुत कामयाब है।
और इंडिया में अभी भी डॉक्टर्स को, या जो मतलब कि जो डॉक्टर इलाज करने जाते हैं मरीजों का, कोविड-19 पेशेंट्स का, तो उनको ये दवा दी जाती है और सेफ भी बताया था, और इससे बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स जो है बच गए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने देखा। एक और बात कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस दवा को ले रहे थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, और उनका कहना था कि उसकी वजह से ही उनको कोरोना नहीं हुआ है, वो बचे रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात थी, मुझे लगा कि थोड़ा डिटेल बताना चाहिए क्योंकि ये इसको समझने की ज़रूरत है। और जो दुनिया में कोविड-19 को लेकर, इस पेंडेमिक को लेकर जो भी राजनीति चल रही है अलग अलग लेवल पे, आप दुनिया की राजनीति देख रहे हो, चाइना अमेरिका की, दूसरी तरफ दवाओं की राजनीति आप देख रहे हो इस तरीके से। ओके, WHO इसमें किस तरह की भूमिका है, मतलब गजब का चल रहा है, और ये समझने की ज़रूरत है और आपके एग्जामिनेशन में ये सब काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग का केंद्र 3 जून 2020 को महाराष्ट्र के किस समुद्र तट से टकराया? मतलब ये जो तूफान था उसका जो सेंटर था वो कहाँ टकराया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र का एक जिला है रायगढ़, उसी के अलीबाग में टकराया है। ये मुंबई से 95 किलोमीटर दूर है और ये तूफान अरब सागर में उठा था और 3 जून को करीब दोपहर 1 बजे ये रायगढ़ में अलीबाग में समुद्र तट से ये टकराया। ओके, उस समय 125 किलोमीटर के आसपास पर आवर उसकी रफ्तार थी। हालांकि तूफान का रास्ता बदलने की वजह से ये कमज़ोर पड़ गया और एक तरह से इंडिया के लिए ये राहत की बात हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई कांट ब्रीथ, ये नारा किस देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे व्यापक प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा बन गया, मुख्य पहचान बन गया? देखिए, अक्सर एग्जामिनेशन में नारों से रिलेटेड, स्लोगन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं, और ये इस वक्त अमेरिका में ये जो चल रहा है, इसका आंसर होगा अमेरिका, USA। तो वहाँ पर जो देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, ज़्यादातर शहरों के लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, तो वहाँ पर ये पहचान बन गया। आप मेरे बगल में वीडियो भी देख रहे हो, सुन भी रहे हो, ये आई कांट ब्रीथ, ओके, मैं सांस नहीं ले पा रहा, ये नारा बन गया। क्यों ये नारा बना? क्योंकि दरअसल बीते 25 मई को, अभी हाल ही में, पुलिस ने एक अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड को एक तरह से उनकी हत्या कर दी थी। वाइट पुलिसकर्मी ने ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड के गले पर 7 से 8 मिनट तक घुटना रख दिया था, और इस दौरान जॉर्ज जो है यही कहते रहे, आई कांट ब्रीथ, और पुलिस को तरस नहीं आया था। इसके बाद उनकी डेथ हो गई थी जॉर्ज फ्लॉयड की। तो उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकला था, आई कांट ब्रीथ, ये नारा पूरे अमेरिका में छा गया और कई राज्यों में बहुत हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था। अच्छा, इस नारे के बारे में बता दूं आपको कि जो नारा है आई कांट ब्रीथ, ये नारा 2014 में भी उठा था। उस वक्त भी ब्लैक अमेरिकन एरिक गार्नर को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी और उनके भी आखिरी शब्द थे आई कांट ब्रीथ। तो उस वक्त ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट चल रहा, ओके। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहा है वो बहुत गजब का हो रहा है, भयानक हो रहा है। और अमेरिकी इतिहास में 1968 में जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हुई थी, उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा है। और पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है, क्रूरता है और नस्लवाद है, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा आंदोलन, प्रदर्शन उभरा है। हालांकि हिंसक ये प्रदर्शन हो गया, 100 से ज़्यादा शहरों में ये नारे लग रहे हैं, आई कांट ब्रीथ, ओके। तो एक बात थी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा शॉर्ट में और बताऊं, वहाँ पर जो मैंने कल बताया था कि मिलिट्री को उतार दिया गया, अमेरिका में ट्रंप ने मिलिट्री उतार दिया था अपने ही प्रदर्शनकारी नागरिकों के खिलाफ। तो उस पर काफ़ी मतभेद हो गया है वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी और ट्रंप के बीच। डिफेंस सेक्रेटरी जो वहाँ होते हैं उनको एक तरह से हम लोग डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, ओके। देखिए, अमेरिका में ट्रंप के आदेश पर सड़कों पर मिलिट्री तैनात कर दी गई थी और वहाँ पर आर्मी हेलीकॉप्टर से भी जो है वो प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद ट्रंप ने ये विवादित बयान दिया और कहा कि सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को दिखा दिया कि वो कैसे कुचल सकते हैं। तो इसको लेकर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, यानी कहें तो डिफेंस मिनिस्टर मार्क ओशो ने कहा है कि वो अपने ही नागरिकों के खिलाफ सैनिक तैनात नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है सैनिक तैनात करने की।
और ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी से कहा था कि कुछ और ट्रूप्स को लोगों के खिलाफ तैनात किया जाए, तो उसको भी खारिज कर दिया। और उसके बाद से ये थोड़ा तनाव चल रहा है। ओके, वहाँ नस्लीय और लैंगिक भेदभाव काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो नस्लीय भेदभाव है वो एक तरह से वहाँ की राजनीति का आधार है। जैसे भारत में जाति और धर्म है ना, जाति धर्म के नाम पर कितनी राजनीति होती है, सरकारें बनती हैं, इसी तरह वहाँ भी चल रहा है। इसलिए अमेरिका में कालों के खिलाफ जो उत्पीड़न का सिलसिला है वो लगातार जारी है और उसमें सत्ता मशीनरी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। पहले बराक ओबामा भी आए थे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने का कोई जोखिम वहाँ पर उठाता नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल हो गया, लंबा हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका ने किस देश की एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान कर दिया? इसका आंसर होगा चाइना। देखिए, कोविड-19 के कारण चीन और अमेरिका के बीच में वो तनाव धीरे धीरे दोनों देशों के ट्रेड और ट्रैवल पर भी उसका असर दिखने लगा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मई को ये फैसला कर लिया और उसके प्रशासन ने ये ऐलान भी कर दिया। तो इसके मुताबिक जो 4 चाइनीज़ एयरलाइंस कंपनियां हैं और उसके जो पैसेंजर विमान हैं वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे 16 जून से। ओके, उसी दिन से ये आदेश लागू होगा। क्यों लगा है बैन? दरअसल हुआ ये कि चीन इस हफ्ते अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस उन दोनों की फ़्लाइट को इजाज़त नहीं दे रहा था, मतलब वहाँ से चाइना आने के लिए। और कोरोना वायरस की शुरुआत के बाद से इसको बंद कर दिया गया था और दोबारा शुरू होने की तैयारी थी, लेकिन चाइना इसकी परमिशन नहीं दे रहा था। तो अब अमेरिका ने यह फैसला कर लिया कि चाइना के जो 4 मेन एयरलाइंस हैं, जैसे एयर चाइना, चाइना ईस्ट एयरलाइंस कॉर्प, चाइना दक्षिण एयरलाइंस और हैनन एयरलाइंस, तो उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओके, हालांकि गुड्स जो फ्लाइट्स होंगी, जो सामान जाते हैं केवल मालवाहक, उसको परमिशन होगी। अच्छा, इसकी और भी वजह हैं। इसके अंदर में अगर आप जाएंगे तो देखिए क्या है कि पूरे अमेरिका में जो अभी रंग भेद असमानता के खिलाफ और पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको लेकर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने यूएस को फेल्ड स्टेट बता दिया है। मतलब कि उसने फेल्ड स्टेट बताया यूनाइटेड स्टेट्स को। और ग्लोबल टाइम्स जो है वो चीनी गवर्नमेंट का माउथ पीस है। मतलब अगर चीन को कुछ अनऑफिशियल कहना होता है तो इसी में लिख देता है और एक तरह से संदेश होता है। हालांकि चीन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका जो है डबल स्टैंडर्ड अपनाता है। दरअसल इससे पहले जब लोकतंत्र समर्थक चीन के विरोध में हांगकांग में प्रदर्शन कर रहे थे तो अमेरिका काफ़ी कुछ बोलता था, कहता था कि हम हांगकांग के लोगों के साथ हैं। तो अब चीन के पास मौका मिला है और इसीलिए अमेरिका बौखलाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना, तो डिटेल हो जाता है क्योंकि आप लोगों की डिमांड रहती है, इसी वजह से। क्वेश्चन होगा अगला, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दे दी? देखिए ये फैसला पहले ही हो गया था, लेकिन बाध्यता होती है कैबिनेट के द्वारा मंजूरी लेने की। ओके, तो इसका आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, देखिए इसी साल फरवरी में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ओके, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब 3 जून को यानी कल ही कैबिनेट से ये मंजूरी मिल गई है। ओके, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? देखिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वो मंत्री थे, सेंट्रल कैबिनेट मंत्री थे वो। बाद में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। जन्म कोलकाता में हुआ था 1901 में। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है वो देश का सबसे पुराना पोर्ट है और इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जब नाम बदला है तो उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा रवीश कुमार। ओके, वो इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी थे। ठीक है, तो 3 जून को ये फैसला लिया गया है। IFS अधिकारी हैं रवीश कुमार, 1995 बैच के।
ओके, तो फिनलैंड जो है कहाँ पर है, एक यूरोपीय देश है। मैप में आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर कंट्री है। आप देखिए मेरे बगल में ये रहा वर्ल्ड मैप, और इसमें आप देखेंगे इंडिया आपके सामने। ओके, और यहाँ से जब चलेंगे यूरोप की तरफ तो रूस और स्वीडन के बीच में ये फिनलैंड आपको दिखेगा। ठंडा देश है, और अगर उत्तरी ध्रुव से इसकी दूरी देखें तो मात्र 2800 किलोमीटर है। और इसके आसपास के जो देश हैं वो नॉर्वे है, एस्टोनिया है, ये सब कंट्री है। ओके, और इसी के पास में बाल्टिक सी भी है। ओके, तो इसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी। ओके, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, सना मारिन, 35 साल की प्रधानमंत्री है, सबसे युवा प्रधानमंत्री वहाँ पर। ओके, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो सना मारिन, इसी देश के, फिनलैंड की। ओके, अच्छा, करेंसी क्या है, यूरो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और 2019 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है। ओके, पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्शन जरूर देखना पीडीएफ के लिए। और बुक भी है 2019 का अमेजॉन पे, वहाँ से भी आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुवैत में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। आंसर होगा सीबी जॉर्ज। ओके, वो 1993 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, और वर्तमान में इस वक्त वो स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। तो कुवैत कहाँ है वो देख लेते हैं। देखिए ये रहा मेरे बगल में पहले जैसा वर्ल्ड मैप, और सामने आपके हैं इंडिया। और यहाँ से अरेबियन कंट्रीज़ की ओर बढ़ेंगे तो ये रहा ईरान, इराक, सऊदी अरब और अरब खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ। तो उसी से घिरा हुआ है ये कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी ही है कैपिटल। ओके, करेंसी क्या है, तो कुवैती दिनार है। अच्छा, वहाँ मोनार्की है यानी शासन है। वहाँ उनको कहा जाता है आमिर, तो उनका नाम है साहब अहमद अल साहब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को डीरेगुलेट और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव को मंजूरी दी है। आंसर होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ओके, इंग्लिश में कहेंगे इसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 अमेंडमेंट। ओके, देखिए केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई है कल ही यानी 3 जून को, तो उसी में ये फैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले 15 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो कई दिनों तक पैकेज का ऐलान किए थे, तो उसी के दौरान 15 मई को ये ऐलान किया था उन्होंने। ओके, हालांकि अब कैबिनेट की उस पर मुहर लग गई है। ठीक है, तो इसमें माना जा रहा है कि तिलहन, दलहन और कुछ अन्य जो अनाज हैं वो इस कानून से बाहर आ जाएंगे, और इससे फ़ायदा ये होगा कि किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। भंडारण यानी स्टोरेज करने के लिए कोई स्टॉक सीमा नहीं होगी, तो उसको कोई भी खरीद सकता है। अब तक ये होता था कि लिमिट होने की वजह से क्या होता था कि ये जो कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो 1955 में संसद में पास किया गया था। उस वक्त अलग माहौल था, उस वक्त अलग परिस्थितियां थी, तो और वो कानून है वो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर कंट्रोल करता था, ताकि सामान जो है उसका दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसकी कमी ना हो जाए अगर कोई स्टोर कर ले तो। लेकिन आज परिस्थिति बदली है, और सरकार ये चाहती है कि अब जो है किसान उसको बेच सके, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो व्यापारी हैं उसको इकट्ठा करके रख सके, और उसको फिर पैकिंग करके वगैरह करके उसको बेच सके। ओके, तो ये एक बदलाव हुआ है। इससे क्या होगा कि बाजार जो है वो कीमतें तय करेगा। पहले लिमिट था कि इतने ही सामान लोग खरीद सकते हैं या इतने ही जमा कर सकते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग खरीदते नहीं थे, और निर्भरता होती थी केवल एफसीआई पर। मतलब सरकार एमएसपी पर खरीद ले तो खरीद ले, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है उनको बेचने में। हालांकि पिछले कुछ वक्त से सरकार ने इस नियम में ढील दी हुई थी, लेकिन अब चूंकि कानून में बदलाव हो रहा है तो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। आगे आने वाले वक्त में इसको संसद से भी मंजूरी मिल जाएगी। अगला टॉपिक क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक है, बता दूं आपको कि केंद्रीय कैबिनेट ने द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमोडिटीज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 पारित किया। तो इससे होगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केट है उसकी कमेटी से किसान आज़ाद हो जाएंगे।
अभी तक ये होता था कि अपना जो उत्पाद है किसान को बेचने के लिए मंडी समिति जाना पड़ता था और वहाँ जो कुछ ग्रुप होते थे और वो तय कर लेते थे कि हम इतने ही रेट रखेंगे, तो उसी रेट में उनको अपना सामान बेच देना पड़ता था, क्योंकि किसान फिर वापस सामान अपना ला नहीं सकता था। तो एक वन नेशन वन मार्केट की ओर सरकार बढ़ रही है और उसमें ये होगा कि ऑनलाइन ही किसी से भी इसकी डील की जा सकेगी, मार्केटिंग की जा सकेगी, एक बदलाव करने की कोशिश की गई है। ओके, अच्छा, इस जो ये अध्यादेश है यानी ऑर्डिनेंस है उसको हिंदी में क्या कहेंगे? मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। ओके, तो ये अध्यादेश है, 6 महीने तक संसद से इसको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में कहेंगे इसे इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशंस। ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 जून, आज ही के दिन। ओके, देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, उसके महासभा ने, जनरल असेंबली ने 1982 में ये दिवस घोषित किया था। उद्देश्य क्या है इसका? तो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो दर्द है, उसके बारे में बताना। और बहुत सारे ऐसे दुनिया में देश हैं जहाँ पर बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है बॉम्ब के रूप में या फिर सेलिब्रिटी के रूप में। तो एक तरह से उनके बचाव के लिए कोशिश करना और जागरूकता फैलाना। अगला कुछ लेते हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयंतीलाल ननोमा, उनका 1 जून को निधन हो गया सड़क हादसे में। तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा तीरंदाजी। ओके, आर्ची। वो राजस्थान के थे और 2009 में उन्होंने नेशनल गेम्स में 6 गोल्ड जीते थे और 2010 में इंटरनेशनल गेम्स में गोल्ड जीता था, सिल्वर भी जीता था उन्होंने। और 2013, 15 और 2018 में भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच भी रह चुके थे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का 1 मई को निधन हो गया। तो किस बीमारी से पीड़ित थे? आंसर होगा कोविड-19। ओके, वो लद्दाख में कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। तो उनको उनका जो निधन हुआ है लेह के अस्पताल में हुआ है 1 मई को। ओके, और डेथ के बाद एक कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना जो है कंफर्म हुई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 जून। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके वैल्यूएबल जो कमेंट्स होते हैं उसको मैं रोज पढ़ता हूँ, देखता हूँ। ओके, और उसके मुताबिक बदलाव भी करता हूँ अपने करंट अफेयर्स वीडियो में। इसका PDF अवेलेबल हो गया है, इस करंट अफेयर्स वीडियो का डिटेल नोट्स के साथ। मेरे बगल में लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।